Assalamualaikum. So in today's class, we'll be discussing functions. What are functions? Functions are basically devices in which we give an input और उसके बदले में हमें एक आउटपुट उसका जनरेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक मशीन है, तो इस एक इनपुट पे मुझे एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये हमारा फंक्शंस होता है। फंक्शंस को हम अक्सर इस फॉर्म में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शंस आपका कॉस्ट का भी हो सकता है, ब्रेक इवन का भी हो सकता है, टोटल रेवेन्यू का भी हो सकता है, टोटल कॉस्ट का भी हो सकता है, ब्रेक इवन भी हो सकता है। अक्सर अब मैं अगर एक फंक्शन एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, यानी कि एक फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट एक्स दिया है और जो आउटपुट है वो एफ एक्स है। अब मुझे ना एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सपोज मैंने कहा एक्स की वैल्यू जो है वो वन है, तो मैं बोलूंगा एफ, एक इनपुट वन दे रहा हूँ तो वन प्लस फोर, और मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइव। ये मेरा फाइनल आंसर हो इस फंक्शन का। ये मैंने वैल्यू निकाल ली। अब इसके अलावा बेसिकली हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट कंप्राइज करती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज करती है विद टाइम। जो मैं बोल सकता हूँ यार मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो इस तरह से होती है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे क्वांटिटी जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट पे चला जाएगा। और जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जब आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो यहाँ से हम बोलेंगे हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। इसमें फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट इंक्लूडेड होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। फिक्स कॉस्ट होता है कि भाई वो तो आपने लाजमी पे करना ही करना है, और वेरिएबल कॉस्ट होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। अच्छा, ये हमें डिस्कस कर लिए, हमें यहाँ तक बात क्लियर है। और टोटल कॉस्ट के बाद हमें टोटल रेवेन्यू समझ आना चाहिए। टोटल रेवेन्यू का वही फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इसका भी फंक्शन हमें दिया जा सकता है और इसका फंक्शन हमें बनाने को दे सकता है एग्जामिनर। और फिर हमसे कह सकते हैं कि भाई इसका फंक्शन आप बना लें और फिर इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करें। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, इससे रिलेवेंट, और फिर हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। टोटल रेवेन्यू सिंपली प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। और अगर मैं प्रॉफिट बोलूँ तो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका फंक्शन ले लेते हैं और टोटल कॉस्ट का उसमें से फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट या लॉस, ऑब्वियसली अगर टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट ज़्यादा है देन आई विल से इट्स अ लॉस। अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से तो हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। प्रॉफिट के अलावा और चीज़ें जो हमें समझ आनी चाहिए वो है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? Break even is a point where total revenue equals to total cost। जहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका रेवेन्यू जो है आपकी कॉस्ट के बराबर है, यानी कि देर इज नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। ना बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो रहा है ना बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है। अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। क्वांटिटी ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, और ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
अब ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा जो है ब्रेक इवन वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो बराबर है हमारे रेवेन्यू के। दिस मीन्स देयर इज नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, ना बिजनेस को कोई गेन हो रहा है ना बिजनेस को कोई नुकसान हो रहा है। ब्रेक इवन से आगे मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन से पहले अगर आप ब्रेक इवन से कम क्वांटिटी सेल करते हो तो वो आपका टेक्निकली लॉस होता है। तो ब्रेक इवन का भी फंक्शन जो है वो बनाया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन की बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि चीजें जो है वो हमें क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से है। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। एफ जो है वो नेम ऑफ द फंक्शन है, एक्स जो है वो मेरा इनपुट है, ठीक है। एफ जो है वो नेम ऑफ द फंक्शन है, एक्स जो है वो मेरा इनपुट है, और ये इनपुट एक्स अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे इससे कोई आउटपुट जनरेट करना है। तो मैंने बोला कि भाई एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 × 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9। इसी तरह से अगर मैंने बोला एफ में इनपुट हम दे रहे हैं 10, तो 2 × 10 + 5 20 + 5 इक्वल्स टू 25। इसी तरह से अगर मैंने बोला एफ ऑफ के, अच्छा वो एक अननोन वेरिएबल भी दे सकता है। अगर वो मुझे कोई अननोन वेरिएबल दे दे, लेट्स सपोज मैं बोला एफ ऑफ के इक्वल्स टू 2k + 5, ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने मुझे बोल दिया एफ ऑफ के की वैल्यू जो है वो बराबर है लेट्स सपोज 7 के, तो मैं बोलूंगा ये चीज जो है वो बराबर हो गई आपके 7 के। तो 7 इक्वल्स टू 2k + 5, और 7 - 5 = 2k, ये हो जाएगा 2 = 2k। 2 और 2 कैंसिल हो गए, के की वैल्यू 1 के बराबर हो। के की वैल्यू हमारे पास अगर के की वैल्यू 1 होगी तभी जो है वो एफ के जो है वो बराबर होगा 7 के, अगर के की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर जो है वो हमें दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और हमसे बोल सकते हैं कि भाई आपने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जो है वो आंसर निकालना है। कुछ भी हो सकते हैं, जी ऑफ एक्स भी हो सकता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें दिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सवाल है। लेट्स सपोज एग्जाम में अगर हम एक कुछ बुक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, हम बुक यूज़ कर रहे हैं फ्रैंक एस बुडनिक। लेट्स सपोज इसमें मैंने किया क्वेश्चन नंबर 41, द फंक्शन सी ऑफ एक्स, यानी कि ये कॉस्ट का फंक्शन है, इक्वल्स टू 15x + 80,000, इक्वल्स टू 15x + 80,000। ये मेरे पास एक कॉस्ट का फंक्शन है, इसमें वो बोल रहे हैं एक्सप्रेसेस द टोटल कॉस्ट सी एक्स in dollars of manufacturing x units of a product if maximum number of units which can be produced equals to 50,000, state the restricted domain and range of this cost function। अच्छा, अब इसमें डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होगी, हम बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम यूनिट्स जो ये बना सकता है ना, वो या तो एक भी नहीं बना सकता, या फिर वो जो है 50,000 यूनिट्स बना सकता है अगर वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करे। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि अच्छा यार, अगर ये मैक्सिमम यूनिट बना रहे तो वो 50,000 है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है या लेस देन इक्वल्स टू 50,000 हो सकती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से कि या तो वो एक भी यूनिट नहीं बनाएगा, या फिर वो 8 मैक्स 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब मुझे रेंज निकालनी है। रेंज में कैसे निकालूंगा? रेंज निकालने के लिए मैं बोलूँगा कि यार कॉस्ट जो है वो मेरी इस तरह से हो सकती है
कि अगर मैं लेट्स सपोज जीरो ले लूं, अगर मैं लेट्स सपोज कुछ भी ना प्रोड्यूस करूं, सही है, 0 यूनिट्स मैंने ले लिए, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया, अगर मैं इनपुट 0 देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 0 प्लस 80,000। अब 80,000 तो इनका होगा ही होगा क्योंकि वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। 15 मेरा जो है वो स्लोप है, x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, मैंने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स लेट्स सपोज 0 है, तो कॉस्ट हो जाएगी मेरी 80,000 के बराबर, टोटल कॉस्ट बराबर होगी फिक्स कॉस्ट के। ठीक है। और अगर मैंने बोला वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है, यानी कि वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 × 50,000 प्लस 80,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 750,000 प्लस 80,000, 830,000। अगर मैं बोल ये रहा हूँ कि अगर जो है लेट्स सपोज वो मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है, तो वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 8,30,000 के बराबर होगी, यानी कि जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड रेंज होगी वो मैं बोलूँगा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80,000, लेस देन इक्वल्स टू 830,000। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा कि कॉस्ट या तो उसकी 80,000 हो सकती है कम से कम, ये तो इनकर होगी होगी अगर वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो 8,30,000 के बराबर हो सकती है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया एक क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 41 था फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक से। ये हमें क्लियर भी हो गया है। ठीक है, उसने हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, उसने हमसे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज पूछी थी, तो डोमेन निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, डोमेन सिंपल होगी। हमने बोला कि यार नंबर ऑफ यूनिट्स या तो 0 हो सकते हैं या 8 मैक्स वो 50,000 प्रोड्यूस कर सकता, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। रेंज के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी कि मैंने कहा कि अगर वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो भी उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है जो वो बेयर करेगा ही करेगा वो 80,000 है, और जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 8,30,000 है। तो 80,000 हो गई मिनिमम और 8,30,000 हो गई मैक्सिमम कॉस्ट। लेट्स सपोज अभी हम क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं जिसके अंदर हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब डिमांड फंक्शन में मैंने कहा मेरे पास क्वांटिटी बराबर है एफ फंक्शन ऑफ प्राइस के, which is equals to 280,000 minus 35p, where p is price। ये मेरा डिमांड फंक्शन है, ये मेरा डिमांड फंक्शन है। मतलब इसमें मैं टेक्निकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस जो है वो आपकी लेट्स सपोज 0 के बराबर हो गई तो आप मैक्सिमम जो डिमांड कर सकते हो वो 2,80,000 क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 2,80,000 होगी अगर आप जो है वो प्राइस 0 रखते हो, अगर आप कुछ भी नहीं पे कर रहे। The quantity demanded of a product Q as a function of price charged for product P is stated in dollars. Determine the restricted domain and range for this function. Let me repeat the question. The function Q equals to FP equals to 280,000 minus 35P is a demand function which expresses the quantity demanded of a product Q as a function of the price charged for the product Q P stated in dollars. Determine the restricted domain and range for the function। मुझे इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसकी डोमेन निकालता हूँ। तो डोमेन के लिए मैं बोलूंगा कि यार प्राइस जो है, डोमेन के लिए बेसिकली मैं बोलूंगा कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए जब आपकी प्राइस 0 है, ये तो मिनिमम हो गई, मिनिमम हो गई कि प्राइस 0 है तो आप मतलब कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। और मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस वो प्राइस होगी जहाँ पे क्वांटिटी आपकी 0 के बराबर होगी। अगर मैं Q को 0 के बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा 280,000 माइनस 35p।
So 35p equals to 280,000. P equals 280,000 divided by 35. P equals 800, यानी कि मैक्सिमम जो प्राइस आप चार्ज कर सकते हो वो 800 है डॉलर. सो प्राइस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 800. मैक्सिमम प्राइस हम 800 चार्ज कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस जो है वो 0 हो सकती है. तो ये हमारी निकल गई डोमेन. अब मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए मैं चेक करूंगा मिनिमम क्वांटिटी. तो रेंज अगर बेटा हम निकाल रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 0 के बराबर है. मैक्सिमम क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी? 2,80,000 यूनिट्स. कि अगर आप कुछ भी प्राइस नहीं चार्ज कर रहे तो भी आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो होगी 2,80,000 एट प्राइस इक्वल्स टू 0. वो जो अभी हमने बात करी थी. तो मिनिमम क्वांटिटी भी आ गई और मैक्सिमम क्वांटिटी भी आ गई. और डोमेन जो है वो मेरा प्राइस होगा क्योंकि प्राइस मेरा इनपुट है. तो डोमेन मेरे पास आ गया ये, और रेंज जो है वो आउटपुट है. तो रेंज भी मैंने निकाल लिया कि मिनिमम क्वांटिटी 0 है और मैक्सिमम क्वांटिटी 2,80,000 यूनिट्स है. इसी तरह से आगे चलते हैं. एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं बेटा. मैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा. A local electric company uses the following method for computing monthly electric bills for one customer of one class of customers. एक local electric company है जो एक method use करता है bills calculate करने का एक particular class of customers के लिए. Monthly service charge of $5 is assessed for each customer. In addition, 0.095 per kilowatt hours is charged. If C equals monthly charge stated in dollars, K is number of kilowatt hours used during a month. Determine the function which expresses customers monthly charge. अब यहाँ सीधी सी बात हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की बात हो रही है. तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ लेना है कि इसमें से फिक्स कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी. अब उसने एक बात यहाँ पे ये बोली है, अ मंथली सर्विस चार्ज ऑफ $5 इज असेस्ड फॉर ईच कस्टमर. मतलब ये हर कस्टमर के लिए रिगार्डलेस वो कितनी बिजली यूज कर रहा है, वो कितनी या किलोवाट आवर्स चला रहे अपनी बिजली को, रिगार्डलेस ऑफ दैट उसने ये पे करना ही करना है. तो हम ये बोल सकते हैं कि $5 तो इनकर होने ही होने हैं. और इन एडिशन टू दैट $0.095 पर किलोवाट आवर्स इज चार्ज. इसके अलावा 0.095 किलोवाट आवर्स जो है वो चार्ज करे जाएंगे. तो सी किसके बराबर होगा? सी बराबर होगा 5, जो एफ ऑफ सी है, कॉस्ट फंक्शन है, बराबर होगा 5 प्लस 0.095 के. और अगर मैं बोलूँ, या इसको सी ही ले लेते हैं सिर्फ, सी इक्वल्स टू 5 प्लस 0.095 के. 0.095 तो रेट ऑफ चेंज है. वो कह रहा है कि भाई जितने भी किलोवाट आवर्स आप चार्ज करोगे पर किलोवाट आवर आपको $0.095 पे करना पड़ेगा. तो ये तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई. फिक्स कॉस्ट मेरी 5 है. फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी है रिगार्डलेस कि भाई मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, मैं 100 यूनिट्स यूज करूँ, मैं 200 यूनिट्स चलाऊँ, ये तो इनकर होना ही होना है. फिर बेटा वो आगे बोल रहा है, use the function to compute monthly charge for a customer who uses 850 kilowatt hours. अगर वो 850 किलोवाट आवर्स यूज कर रहे हैं, 850 किलोवाट आवर्स यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी? तो मैं इसको बोलूंगा इस तरह से हो जाएगा, 5 प्लस 0.095 इंटू 850. तो मेरे पास टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 8 प्लस 80.75 विच इज इक्वल्स टू 85.75 डॉलर्स. मिनिमम कॉस्ट मेरी क्या होगी? अच्छा, फिर इसके बाद उसने क्या बोला है? हाँ, ये बी भी था, ये बी भी हमने कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया. अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा वो बोल रहा है
रेफरिंग टू द अबव क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था उसको रेफर करते हुए, assume that the method for computing bills applies for customers who uses between 200 to 1500 kilowatt hours, यानी कि कम से कम एक कस्टमर जो है वो 200 यूनिट्स यूज करता है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1500 किलोवाट आवर्स जो है वो हर महीने इस्तेमाल करता है। डिटरमिन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, तो मैं बोलूंगा किलोवाट आवर्स की जो इसने बताया हमें वो ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200, लेस देन इक्वल टू 1500 पर मंथ की बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर ये अगर 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 ये 200 यूनिट्स यूज करते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर ये 200 यूनिट्स यूज करते हैं तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो मुझे पता चल गया कि 5 प्लस 0.095 इंटू 200, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह अगर कॉस्ट जो है वो 1500 होगी तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 प्लस 0.095 इंटू 1500, 147.5 आ जाएगा। तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो तो 24 है, और जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 147.5 है। ये बड़ा अच्छा सवाल था, इसके अंदर इसने मुझे बता दिया था। अच्छा, इस तरह से मैंने कर लिया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 में वही उसने मुझे बोला था कि आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है, उसमें मुझे उसने फिक्स कॉस्ट भी बता दी थी, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी थी। फिक्स कॉस्ट जो थी वो मेरी 5 थी, क्योंकि उसने बोला था कि $5 तो हर कस्टमर ने पे करना ही करना है रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स यूज। और 0.095 जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज वो चार्ज होता है, वो अप्लाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर्स के, जितनी भी बिजली आप यूज करेंगे उसकी बेसिस पे वो चार्ज होगी। तो उसने मुझे यही बोला था कि भाई अगर वो 850 किलोवाट आवर्स यूज करता है तो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी, $85.75। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में उसने मुझे बोल दिया था कि ये जो मॉडल है ना ये अप्लाई सिर्फ उन कस्टमर्स पे करता है जो 200 कम से कम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा 1500 किलोवाट आवर्स यूज करें। तो 200 जो मेरा कम से कम किलोवाट आवर्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1500 हो गया। अगर वो 200 यूज करते हैं तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी $24। अगर वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं 1500 यूनिट्स तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी 147.5। तो ये मेरी रेंज हो गई, मैंने डोमेन भी निकाल ली, मैंने रेंज भी निकाल ली। अब लेट्स सपोज आगे क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है, in manufacturing a product, a firm incurs cost of two types. Fixed annual cost of 250,000। तो मेरे पास यहाँ पे इसने फिक्स कॉस्ट दे दी है 250,000, और are incurred regardless of number of units produced. In addition, each unit produced cost the firm $6। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है $6 पर यूनिट, हर यूनिट पे $6 जो है वो इनकर होंगे। तो अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट के फंक्शन में डालूं तो ये बनेगा 250,000 प्लस 6 इंटू एक्स। एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर आगे वो बोले डिटर्मिन द फंक्शन सी ऑफ एक्स विच एक्सप्रेस द एनुअल कॉस्ट, तो ये तो मैंने कर दिया। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज एफ इन इनपुट 200,000, व्हाट डज एफ 200,000 रिप्रेजेंट। तो एफ 200,000 क्या हमें शो करता है, ये हमें शो करता है कि अगर 250,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है 6 इंटू 200,000, तो जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,450,000। ये मेरी आंसर हो जाएगा। मैं बोलूँगा एफ इनपुट 200,000 shows that total cost of producing 200 units is 1,450,000। 1,450,000। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में
दिए जा सकते हैं, हमसे वो पूछ सकता है और हमें अटेम्प्ट करने आने चाहिए हैं। अच्छा, लेट्स सपोज लेट्स सपोज हमारे पास एक सवाल है। एग्जामिनर ने मुझे कुछ इस तरह से दे दिया। एग्जामिनर ने मुझे बोला कि if y equals g of u equals u square plus 2u and u equals h x equals x square, इसमें जो बोला डिटर्मिन g ऑफ h x। अब ये सवाल है। अब ये मुझे बोल ये रहा है कि यार g ऑफ x में आपने इनपुट देना है h ऑफ x। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। लेट्स सपोज, तो सबसे पहले तो मैंने g ऑफ u लिख दिया, u स्क्वायर प्लस 2x। फिर मैंने कहा u बराबर है एच एक्स के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि g इंटू एच एक्स इक्वल्स एच एक्स स्क्वायर, इसके अंदर डाल देते हैं u की जगह एच एक्स इंक्लूड कर देते हैं, एच एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच एक्स। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एच एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के, तो मैं कह सकता हूँ एच ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स स्क्वायर डाल दूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, ये एच ऑफ क्यूब के बराबर है, नॉट एच स्क्वायर। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी हम एक्स क्यूब लिखेंगे, 2 इंटू एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेट्स सपोज उसने मुझे बोला जी जो है वो ऐसा है, एक्स की जगह 0, तो हम बोल सकते हैं 0 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू 0 क्यूब। ये जो भी है ना, ये मेरा इनपुट है। वो कह रहे जी का ऐसा फंक्शन है कि एच ऑफ एक्स बराबर है फिर एक्स इक्वल्स टू 0। अगर एक्स 0 है तो फिर मेरा आंसर भी 0 ही होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर हमें इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं, हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। सही है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो आपको ब्रेक इवन का फंक्शन कोई दे दे और वो हो सकता है आपको बोले कि यार ठीक है, आप के पास टोटल रेवेन्यू भी है, आपके पास टोटल कॉस्ट भी है, बस आपने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को बराबर कर लेना है, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा आपका ब्रेक इवन का फंक्शन। उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। हमें बस ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, हमें इस तरह से बस आउटपुट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होना चाहिए कि यार अ, अच्छा, अगर ब्रेक इवन का सवाल आ गया तो फिर मैं कैसे करूँगा, रेवेन्यू का सवाल आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं किस तरीके से निकालूंगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। ये सारी चीज़ें मुझे बस पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस। समझ आई होंगी चीज़ें आपको। तकरीबन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं।
इसमें हमने सीखा है कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। डोमेन इज बेसिकली द इनपुट, जो आप इनपुट डाल रहे हो एक फंक्शन में। रेंज जो होता है वो उसका आउटपुट होता है। ठीक है, ये फर्क है जो हमें याद होना चाहिए डोमेन और रेंज में। Okay, domain of a function is a set of values that we are allowed to plug into our function. जो हम अपने फंक्शन में इनपुट देने वाले हैं वो मेरा डोमेन है। और जो set of values होती हैं that the function shoots out after we plug in an input value, our domain value, उसको हम रेंज कहते हैं। ये फर्क होता है। अब ये बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए भाई। पहली चीज तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना फंक्शंस को पढ़ने के लिए, वो है आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब जैसे मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार, कॉस्ट का अगर फंक्शन है तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। प्रॉफिट है तो आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दें, दोनों के फंक्शन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट का फंक्शन पता चल जाएगा। ब्रेक इवन है तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के फंक्शन को बराबर कर दूं तो मुझे ब्रेक इवन का फंक्शन पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जाम में मेरे पास कोई सवाल आ गया, इसमें मुझे उसने कोई भी इनपुट दे दिया एक फंक्शन का, तो मुझे उसका आउटपुट निकालना आना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि यार एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मुझे मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक इनपुट में मल्टीपल आउटपुट्स आपको मिल रहे हो, या क्या कहते हैं, एक आउटपुट पे आपको मल्टीपल इनपुट्स मिल रहे हो। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें। इनवर्स भी आपको आना चाहिए, कॉस्ट का फंक्शन भी आना चाहिए, डोमेन भी आनी चाहिए, रेंज भी आपको निकालनी आनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सारी। आई होप सो दिस वीडियो मेक सेंस। अगर आपको समझ आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप। ठीक है, और डू शेयर माय चैनल विद अदर्स। थैंक यू।